हाय। इससे पहले मैंने ओवर थिंकिंग पे वीडियो बनाई थी और मतलब मैंने उसमें बहुत ही ब्रीफली बताया था कि चीज़ों को कैसे ओवरकम किया जा सकता है, लेकिन शायद उतने अच्छे से नहीं बताया था। तो मैं एक बार फिर से ट्राई करता हूँ कि चीज़ों को मैं बता पाऊँ। तो एक्चुअली ओवर थिंकिंग होती क्या है? ओवर थिंकिंग क्या होती है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड हो उन सारी चीज़ों से या हर उस चीज़ से जो आपके आसपास है, और आप देखते हो कि जब वो आपके कंट्रोल से बाहर जाती है या उसमें कुछ गलत हो रहा होता है तब आपको बुरा लगता है। मतलब हो सकता है कि मतलब मुझे ऐसा लगता है, और जितना मैंने पढ़ा है मुझे ये समझ में आया है कि वो इंसान ओवर थिंक नहीं कर सकता जिसके अंदर इमोशन बहुत ही कम है, बहुत ही रूड है। होता नहीं कि पत्थर दिल इंसान जो होता है वो ओवर थिंक नहीं करता है, वो करेगा और आगे निकल जाएगा। और जिसके अंदर थोड़ा कम दिमाग हो, मारेगा काटेगा निकल जाएगा, वो ये नहीं सोचेगा भाई मैंने ये जो कर दिया है, वॉट विल हैपन टू माई फैमिली आफ्टर मी, क्या क्या झेलने वाली मेरी फैमिली इसके पीछे। तो मतलब एक इसका थोड़ा सा वीक पॉइंट ये है कि आप ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड रहते हो चीज़ों को। तो ये मतलब एक बिगेस्ट प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ओवर थिंकिंग क्रिएट होती है। और इमोशंस को आप थोड़ा रीजनिंग से सेट कर दो तो इमोशंस को कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे कि एग्जांपल, इफ somebody was द डेथ बेड, तो आपको पता होता है कि यार अब इसमें कुछ हो नहीं सकता। तो दो आप रोओगे गाओगे सब कुछ करोगे, लेकिन आप आउट ऑफ एक्सटेंट जाके कोई चीज़ नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता चल गया कि इसके पीछे का लॉजिक ये है, इसकी रीजनिंग ये भाई ये मेरे कंट्रोल से बाहर है। अब इस पे अपने इमोशंस को ओवरफ्लो करना या ओवर एग्जॉस्ट करने से कुछ नहीं होने वाला। तो मतलब ये है कि मैं कहना चाहता हूँ कि अगर अपने आप इमोशंस को समझने की कोशिश करोगे तो ओवर थिंकिंग को कंट्रोल किया जा सकता है। तो मैंने तो वैसे बहुत सारे सॉल्यूशंस पढ़े और समझे, लेकिन मैं जो आपको सजेस्ट करूंगा एकदम रिफाइंड वर्जन, वो मैं सिर्फ आपको तीन बताऊंगा। चौथा मैं ऐसे ही सजेस्ट करूंगा, लेकिन वो रिकमेंडेड उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन तीन मतलब आप करोगे और उसी प्रायोरिटी में है कि इसको जैसे मैं बोल रहा हूँ अगर ऐसे ही करोगे तो पक्का सॉल्व ही हो जानी है आपकी प्रॉब्लम। सबसे पहला क्या होता है कि एक्सटर्नलाइजेशन कर दो अपने थॉट प्रोसेस का। एक्सटर्नलाइजेशन कि वो जो प्रॉब्लम है अभी आपके सिर्फ दिमाग के अंदर है, कोई नहीं जानता है, कोई जानता ही नहीं है कि आप इस चीज़ से झेल रहे हो। तो सपोज एग्जांपल, जैसे मैं अपने केस में बताऊँ कि मुझे बहुत मेरी मम्मी का बीपी बढ़ा हुआ, तो मुझे बहुत टेंशन होती थी कि कुछ निगेटिव ना हो जाए। वो ओवर थिंक करता रहता था कि अच्छा ये एज है, ये जेंडर है, ऐसा है, पहले ऑपरेशन हो चुका है, ये वो 25 चीजें। एक्सटर्नलाइजेशन कैसे कर सकते हो आप कि अभी आप कर क्या सकते हो मतलब मैं आपको तीन स्टेप बताऊंगा, लेकिन मैं आपको पहले आउटकम बता देता हूँ कि भाई एक्सटर्नलाइजेशन कैसे कर सकते हो कि मेरे तक प्रॉब्लम ना रहे भाई, किसी और को दे दो, हो सकता है कि उसके पास उसका सोल्यूशन हो, वो बता पाए। अभी तो सबसे बेस्ट एक्सटर्नलाइजेशन का जो मीडियम है वो चैट जीपीटी है। जो भी आपको प्रॉब्लम समझ में आती है पूरा कॉन्टेक्ट समझा के चैट जीपीटी में डाल दो, बोल भाई कैसे सॉल्व करना है इसको, वो बता देगा। और जैसे ही आपने प्रॉब्लम का एक्सटर्नलाइजेशन किया वैसे ही आपको कोई ना कोई सोल्यूशन आ जाएगा, उस पर आपको एक्ट करना है। जैसे ही आपने एक्ट कर दिया कि सपोज उस पर्टिकुलर इशू के लेके आपका ओवर थिंकिंग का लेवल अगर 100 था, जैसे ही आप एक्सटर्नलाइजेशन करोगे आपको पता चल जाएगा ये सॉल्यूशन है, आपकी आधी टेंशन तो वहीं खत्म हो जाएगी। हाँ ठीक है, अगर मैं इसको कर दूंगा तो चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। आप समझ गए एक्सटर्नलाइजेशन का मतलब क्या है? अब मैं बताता हूँ उसका स्टेप क्या है। सबसे पहले सिचुएशन को समझो कि व्हाट इज द सिचुएशन। भाई ये पर्टिकुलर सिचुएशन है, अगर मैंने इस पे एक्ट नहीं किया तो क्या क्या हो सकता है, ये है सिचुएशन को समझना। फिर व्हाट आई एम अफ्रेड ऑफ, कि इस सिचुएशन के किस आउटकम क्या क्या हो सकता है। जैसे उससे 10 चीजें हो सकती हैं, लेकिन मैं दसों से नहीं अफ्रेड हूं, मैं किसी दो, एक, पांच, कोई ऐसी चीज होगी जिससे मैं ज्यादा अफ्रेड हूं, उसको ओवरकम करना है। 5 चीजों 10 चीजों से आपको फर्क पड़ता है, लेकिन सबसे ज्यादा अफ्रेड किस चीज से? हर चीज जिससे आपके ऊपर फर्क पड़ता है आप उससे अफ्रेड नहीं होते, लेकिन जिससे आप अफ्रेड हो रहे हैं उन 10 चीजों में से उसको पकड़ लो। तो पहला ये हो गया कि सिचुएशन क्या है। दूसरा, और उसी समय मतलब समझ लो कि इससे क्या क्या इसके आउटकम्स हो सकते हैं। दूसरे स्टेप में आप समझो उस उन आउटकम्स में से किस एक आउटकम या दो आउटकम या तीन आउटकम में से अगर होने के चांसेस हुए या हो गए तो मैं अफ्रेड हूं कि भाई ये ना हो। तीसरा स्टेप है व्हाट आई कैन कंट्रोल राइट नाउ, मैं अभी क्या कर सकता हूं जो तुरंत करना है। तो अफ्रेड वाले पे तुरंत के तुरंत काम कर देना है।
जैसे कि मैंने अपने केस में ये किया कि मम्मी का तुरंत ही मेडिकल जांच करवा दी। इससे मतलब बहुत रिलैक्स हो गया मैं, क्योंकि अल्टीमेट ये है कि मेडिकेशन उनका होना है, लेकिन भाई बिना रिपोर्ट के मेडिकेशन करवाओगे, दैट इज नॉट गोइंग टू सॉल्व द रूट कॉज। अब उसमें दो चीजें निकल के आई कि उनको जब स्ट्रेस होता है तो उनका बीपी बढ़ता है, हाइपर टेंशन स्टेज 2 में उनका बीपी चला गया था, मतलब 152/110 हो गया था, काफी ज्यादा था। तो एक तो ये हो गया कि उनकी रिपोर्ट निकलवा लो, क्योंकि बिना रिपोर्ट को ढंग से दिए आपको अच्छा सोल्यूशन नहीं मिलने वाला। तो अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो रूट कॉज पकड़ना पड़ेगा, रूट कॉज तो रिपोर्ट्स में ही आएगा। ठीक है। दूसरा, उसके बाद अपॉइंटमेंट लेके डॉक्टर को पकड़ लेना। तो डॉक्टर ढूंढना, चैट जीपीटी पे डालो कि इस डिजीज के लिए, इस पर्टिकुलर सिम्टम के लिए मुझे बेस्ट डॉक्टर चाहिए, तो बेस्ट डॉक्टर पकड़ लो। दो प्रॉब्लम, रिपोर्ट, बेस्ट डॉक्टर, दोनों चीज मैंने चैट जीपीटी से ढूंढ ली। फिर क्या था, रिपोर्ट्स आ गई, मैं गया और चेक करवा लिया। तो रिपोर्ट्स में ये आया कि इनका जो बीपी है हाई नहीं है, ये स्ट्रेस की वजह से हुआ है, और 1 महीने बाद आप फिर से दिखा लेना। कोई दवा नहीं दी, चेक कर लिया। और दूसरा, कार्टिसोल बढ़ा हुआ था, तो बोला तनी बनी चीज इनको कम खानी है, बस खत्म। अब मैं इस चीज से निश्चिंत हो गया। तो मैं आपको बता रहा हूँ, अदरवाइज ओवर थिंक होती रहती थी कि आप समझ रहे होगे मदर वाले कॉन्टेक्स्ट में, कोई भी इस तरह का कॉन्टेक्स्ट। मैं आपको ये समझाने के लिए मदर का कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूँ। कोई भी कॉन्टेक्स्ट हो सकता है, एग्जाम का, प्रेशर का, करियर का, बच्चे का, आईवीएफ का, 50 चीजें हैं। मैं हर एक चीज को मतलब आपको बताना चाह रहा हूँ, एक एग्जाम्पल देके। तो जो मैंने आपको बोला कि एक्सटर्नलाइजेशन ऑफ द जो भी प्रॉब्लम है या थॉट प्रोसेस को कर दो। आप उसी को बार बार निगेटिव सोचते रहोगे, अगले बंदे से पूछोगे तो आपको सोल्यूशन बताएगा, आप प्रॉब्लम ऑब्सेस्ड हो जाते हो। ओवर थिंकिंग में यही होता है। तो जो स्टडीज बताती हैं कि अगर आप अपनी चीजों को, प्रॉब्लम, उसके आउटकम्स, क्या करना चाहिए, क्या कर सकते हो, ये सब लिख लोगे ना, या चैट जीपीटी पे देख लोगे ना, 70% उस टॉपिक से रिलेटेड आपकी ओवर थिंकिंग खत्म हो जाएगी। ये स्टडीज बताती हैं। पहला प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, एक्सटर्नलाइज द थॉट लूप, खत्म, ये आप कर लो। दूसरा, सेट अ डिसीजन डेडलाइन। अब क्या करते हैं कि ओवर थिंकर्स कभी भी सेट सेट नहीं करेंगे डेडलाइन कि भाई मुझे ये करना है, मैं इसको इस दिन करूंगा या ऐसे करूंगा, ये सब नहीं होना। ये हो जाए तो वो हो जाए तो वो हो, यही करते रहेंगे साला। तो इस पे आपको करना है कि आपने जो भी सॉल्यूशन पकड़ लिया उसको सेट करो, उसकी डेडलाइन, कि ठीक है ये नहीं हो सकता, मेरी सैलरी नहीं आई, मैं रिपोर्ट नहीं करवा सकता, लेकिन फिर भी क्या तारीख है, ठीक है मेरी सैलरी 5 को आएगी, 6 को करवाता हूँ, 5 को आएगी, 10 को, मतलब समझ रहे हो ना आप। भले वो 2 महीने डिले हो, 3 महीने डिले हो, 4 महीने डिले हो, बट देयर शुड बी सम डेडलाइन। अदरवाइज आप ओवर थिंक करते रहोगे, करते रहोगे, करते रहोगे। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ओवर थिंकर्स की, कि डिलेड डिसीजन करते हैं, उसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। और दूसरी चीज, अगर आपको डेडलाइन सेट करनी है तो ये हो ही नहीं सकता कि आपको उसमें एक डिसीजन लेना हो। आपको तो पूरा ही डिसीजन लेना होगा ना। तो आपको क्या करना है, जो आप मिनिमम कर सकते हो वो जल्दी से जल्दी करो, क्योंकि उसकी वजह से आपके दिमाग में अगर जो 90% ओवर थिंकिंग से उससे रिलेटेड अगर 2% भी कम हो गई ना, तो आपको रिलैक्स थोड़ा सा फील होता है। तो जो आप मिनिमम तुरंत का तुरंत कर सकते हो वो तुरंत कर दो, जितना जल्दी हो सके कर दो। तो ये दूसरा है, ये बहुत अच्छा है। ये क्या होता है कि एक बोलते हैं कि आ, पता नहीं, डिसीजन पैरालिसिस शायद वर्ड बोलते हैं, कि आदमी एनालिसिस पैरालिसिस, कि एनालिसिस करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा, उसकी वजह से वो कभी डिसीजन ही नहीं ले पाएगा। भाई तो डिसीजन ले ले, गलत हो जाएगा तो कोई बात नहीं, ठीक है। हो सकता है तूने जो रिपोर्ट चैट जीपीटी से पूछ के निकलवाई वो सही नहीं थी, डॉक्टर के पास लेके पूछा कि नहीं ये तो अननेसेसरी थी, ये नहीं करवानी थी, ये वाली करवा के लाइए, कोई बात नहीं। लेकिन अगर हिट हो गया सही तो तेरा समय बचने वाला है ना। दूसरा, डॉक्टर जो तूने ढूंढा है हो सकता है वो बेस्ट डॉक्टर ना हो, लेकिन वो ये तो बता देगा कि नहीं आपने गलत जगह अपॉइंटमेंट ले लिया है, आपको वहां जाना चाहिए। समझ रहे हो ना, एक काम तो हुआ ना भाई। तो इसलिए डिसीजन पैरालिसिस या फिर एनालिसिस पैरालिसिस में आपको नहीं पड़ना है, डिसीजन सेट करो और खत्म करो उसकी डेडलाइन। तो ये दो हो गए। तीसरा आपको क्या करना है, शिफ्ट फ्रॉम व्हाई टू व्हाट नाउ। लीडर्स भी यही करते हैं कि भाई ठीक है ये सब हो गया, छोड़, अभी क्या करना है। पुलिस मतलब इस तरह से बहुत ज्यादा एक्ट करती है कि ठीक है मर्डर हो गया, वहां पे रोड एक्सीडेंट हो गया, वो ये नहीं देखेंगे किस ड्राइवर की गलती थी, कैसी थी, क्या था, ले चल भाई सबको थाने ले चल, और जो जिसको चोट वोट लगी उसको तुरंत हॉस्पिटल ले चल, बाकी चीजें हम बाद में कर लेंगे। यही सेम आपको भी करना है, बी द पुलिस ऑफ योर लाइफ सो दैट यू कैन मेक एवरीथिंग इन द ऑर्डर। आपकी लाइफ में भी तो लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए ना। तो यही है कि आपको क्या करना है कि वाई में नहीं घुसना है भाई।
वाई में तुरंत नहीं घुसना है, जो कर सकते हो व्हाट नाउ तुरंत का तुरंत करो। और मैं आपको बोलता हूँ ओवर थिंकर्स डू नॉट शेयर देयर प्रॉब्लम्स। तो व्हाट नाउ का सबसे अच्छा प्रॉब्लम या सबसे अच्छी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये है कि व्हाट नाउ में अगर आपको कोई चीज स्ट्रेस दे रही, खट से फोन मिलाओ कंसर्न पर्सन को, प्लस द पर्सन हु कैन गिव यू द बेस्ट एडवाइस। दो लोग आपके हैं जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आ रही है। जैसे मैं अपनी मम्मी को फोन करूँ, मम्मी आपको ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, ऐसा है ऐसा है ऐसा है, मैं ये सोच रहा हूँ, वो खुद ही बोलेंगी नहीं बेटा तुम फिर भी परेशान हो रहे हो, ये है वो। तो आपको एक चीज भी समझ में आ जाती कि भाई ये झूठ बोल रही है, लेकिन इसमें इतना 2% सच्चाई भी है। होता है ना, मम्मी तो झूठ बोलेंगी, या पापा को आप बोलोगे अपने कि आपको ये इशू है, वो तो नहीं बेटा कुछ नहीं है, समझ रहे हो ना। लेकिन आप तो जान रहे हो उनको, जितनी भी आपकी एज उतनी एज से आप उनको जान रहे हो, तो समझ में तो आ ही जाएगा इसमें से कितना ट्रुथ है और कितना ये चीजों को झुठला रहे हैं या फिर नहीं रिवील कर रहे हैं। दूसरा, जिस बंदे को जानते हो जो उसमें हेल्प कर सकता है, कोई मेडिकल फील्ड से हो, किसी का कनेक्शन हो, जो या फिर उसके घर में ऐसी डिजीज हो, उस बंदे से बात कर लो। ये तीन काम अगर आप कर लेते हो तो सॉर्ट आउट 90% ओवर थिंकिंग का सोल्यूशन आपको मिल जाना है। चौथा जो मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट्री बोला था, अगर कर पाओ तो आप कर लो, बहुत अच्छा है, मैं करता हूं, आपको भी करना चाहिए। पहला, लॉन्ग टर्म चीजों के ऊपर फोकस करो। लॉन्ग टर्म चीजों पे फोकस कैसे कर सकते हो, जब चीजों को आप ऐसे रखो कि वो लॉन्ग टर्म तक रहें। पहली चीज जर्नलिंग करो, दूसरी चीज मेडिटेशन करो। बहुत जरूरी है जर्नलिंग करना और मेडिटेशन करना। मेडिटेशन के नाम पे आप कुछ नहीं, मोबाइल बंद कर दो, आंखें बंद कर लो, कोई चीज मत सुनो, सिर्फ और सिर्फ आपको हाफ एन आवर अपनी आंखें नहीं खोलनी, चाहे जो हो जाए। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि आप मेट्रो में जा रहे हो, यू आर कंपेल्ड टू नॉट यूज योर फोन, और यू आर कंपेल्ड टू नॉट ओपन योर आईज। ऐसा नहीं होना चाहिए। घर पे बैठे हुए हो बाकायदा, कोई टेंशन नहीं है तुमको, और तुम आधे घंटे तक अपनी आंखें नहीं खोलो बस। ये मैं आपको बोलता हूँ, ये करते रहो, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग आपकी कम हो जाएगी। बहुत ज्यादा थॉट्स को आने दो, जाने दो, आने दो, जाने दो। कोई भी आवाज आए, आपको आंखें नहीं खोलनी, आंखें बंद कर ली तो बंद कर ली, बैठ जाओ ऐसे पद्मासन में, आंखें नहीं खोलनी। दूसरी चीज, जर्नलिंग करना चालू कर दो। लिखते रहो, सब्जेक्टिव नहीं लिखना, ऑब्जेक्टिव लिखना है। किसी भी पर्सन का नाम लिख के कभी मत लिखना, ठीक है। कोशिश मतलब ये रखना, ऐसे लिखना है, जैसे मान लो ये मम्मी वाली प्रॉब्लम है, तो उसको ऐसे लिखो, when you feel there is a problem in your family, a family member is suffering from high bp, these kind of steps you should take। ऐसे करके आपको लिखना है। आप जैसे पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा। तो इससे क्या होता है ना कि जब आप चीजों को सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव करते हो ना, तो जो मैं आपको बोल रहा था, ओवर थिंकिंग होती ही इमोशनल अटैचमेंट की वजह से। तो जैसे ही आप ऑब्जेक्टिव होते हो ना, तो वो इमोशनल हट जाते हैं। फिर आप बहुत ही उसको अच्छे से जर्नल करते हो, उसमें इमोशंस नहीं घुसाते हो अननेसेसरी। तो ये दो मतलब तीन चीजें जो मैंने आपको बताई, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि एक्सटर्नलाइज द थॉट लूप। इसमें क्या करना, व्हाट इज द सिचुएशन, व्हाट एम आई अफ्रेड ऑफ, एंड व्हाट कैन आई कंट्रोल राइट नाउ। इन तीनों पे काम करना है पहले में। दूसरे में, सेट अ डिसीजन डेडलाइन एंड डू द लीस्ट वन यू कैन डू राइट नाउ, ये दूसरा। तीसरा आपको करना है, शिफ्ट फ्रॉम व्हाई, डोंट फाइंड व्हाट वेंट रॉन्ग, जस्ट फोकस ऑन व्हाट यू कैन डू नाउ। सो शिफ्ट फ्रॉम व्हाई टू व्हाट नाउ। और जो मैंने चौथा आपको बताया, लॉन्ग टर्म में आप फोकस करो, उसमें मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन के नाम पे आपको सिर्फ पद्मासन में बैठ के आंखें बंद करके सब कुछ दूर करके 30 मिनट तक आंखें बंद रखनी है बस। दूसरा, जर्नलिंग करना है, उसमें भी सब्जेक्टिव नहीं ऑब्जेक्टिव। डोंट यूज एनी नेम, डोंट यूज अ डायरेक्ट कनेक्शन, ठीक है। शायद आपको ये बहुत हेल्प करेगा। अगर आपने ये कर लिया तो लगभग लगभग आपकी 60 से 70% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक्स।